दोस्तों ये है हुंडई की क्रेटा 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ जो आती थी, और टू बी प्रिसाइज अगर बात की जाए तो 1582 सीसी का ये इसका इंजन है। और ये जो गाड़ी है लगभग 7 साल पुरानी है। आज इनके ओनर से हम मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इनका हुंडई क्रेटा के साथ, स्पेशली डीजल के साथ। तो ये है संजीव जी, और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी की रीडिंग, करंट रीडिंग जो है वो क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए जान लेते हैं इनसे कि इनका एक्सपीरियंस जो है हुंडई के साथ कैसा रहा। तो जैसा कि मैंने आपको मीटर पे दिखाई दिया है, गाड़ी चला चुके हैं सर 1,30,000 किलोमीटर। टू भी प्रिसाइज तो नहीं है, बट अभी हो गया होगा, अब तो होगी। तो सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है, आपने टाइम निकाला थोड़ा सा आज एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। मतलब एक छोटी समराइज अगर मैं करके कहना चाहूँ तो एक मतलब हैप्पी कस्टमर कह सकता हूँ मैं हुंडई के। तो सर सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि हुंडई क्रेटा को क्यों चूज किया आपने? पहले मेरे पास i10 थी, तो हुंडई की गाड़ी मैंने चलाई हुई थी और मेरे को एक्सपीरियंस भी था कि मेंटेनेंस कितना होता है और कंफर्ट कैसा है। तो पहला जो मेरा था लेने का तो हुंडई की ही लेनी थी। अब उस टाइम पे इनकी लॉन्च होने वाली थी क्रेटा, अराउंड अगस्त 2015 में शायद लॉन्च हुई थी। तो मैंने उस टाइम पे बुकिंग करवा दी थी, तो सितंबर में मेरे को मिल गई थी। तो मेरे को चाहिए भी थी थोड़ी स्पेशियस गाड़ी, i10 कम थी और कंफर्ट वाइज तो कुछ कहने नहीं इसके, बहुत ही बढ़िया है। मतलब उस टाइम के हिसाब से और उस टाइम जितने की कॉस्टिंग है तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अब तो ये है कि इसका कॉस्ट बढ़ भी गया काफ़ी ज़्यादा, जो नया वेरिएंट आया। हाँ नया वेरिएंट है, लेकिन स्टिल कि मेरे को ये लगता है कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है। फीचर वाइज भी जो उस टाइम थे और कंफर्ट वाइज भी, प्लस एवरेज प्लस मेंटेनेंस, आप जिस भी एस्पेक्ट में देखना है आप जाओगे तो मेरे को बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो अगर वेरिएंट की बात की जाए तो ये आपका एस वेरिएंट है? ये एस है। हाँ, मतलब उस टाइम पे 3 वेरिएंट इसके आते थे, बेस, एस और एस प्लस। ठीक है जी। तो बेस में ये था कि कुछ चीज़ें थी नहीं, जैसे आपका स्टीरियो सिस्टम होता है और फॉग लाइट प्लस रियर पावर विंडोज, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें होती जो थी नहीं। तो मतलब वो बेसिक नीड वाली चीजें, बेसिक नीड वाली जो चाहिए वो तो चाहिए, तो इसीलिए फिर उस एक वेरिएंट ऊपर ले लिया था मैंने। तो ऊपर जो इससे ऊपर था उसमें क्या लगा रहा था इसमें कि? उससे ऊपर वाले में जहाँ तक मेरा ख्याल है उसमें जो टच स्क्रीन वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टच स्क्रीन प्लस आपका नेविगेशन, अलॉय व्हील अलॉय व्हील, तो वो था उसमें। तो वो ऐसा एक इतनी नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे। तो बढ़िया था। तो ये वाला मॉडल ठीक लगा था मेरे को। ठीक है जी। तो अगर बात की जाए, मतलब वेरिएंट की बात होगी, अब मतलब 7 साल, अगर सितंबर में आपको 7 साल हो जाएंगे इस गाड़ी को चलाते हुए। हाँ, सितंबर में 7 साल हो जाएंगे। तो इस 1,30,000 के बीच में अराउंड मेरे को लग रहा है 12 से 13 सर्विस होगी होंगी। 10,000 पे सर्विस करा एवरी, हाँ बिल्कुल, हर 10,000 पे इसकी एक सर्विस होती है। और मैंने करवाई हुंडई से ही है सारी की सारी, मतलब एजेंसी से हुई है सारी की सारी। अभी फिलहाल यहाँ कर्मा है, उससे पहले HMIL था, हुंडई मोटर प्लाजा था, लेकिन वो फाइनली उन्होंने प्राइवेटली ओन कर दिया था, तो वहाँ से ली थी। तो वहाँ से भी करवाई थी। इसके अलावा जैसे करनाल जाता हूँ तो वहाँ पे राहुल हुंडई है, 2-3 बार वहाँ से भी करवाई। तो मतलब 2-3 सर्विस सेंटर का आपका एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओवरऑल हुंडई का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा, काफ़ी अच्छा है। मतलब इनफैक्ट अगर आप प्रॉब्लम के लिए दोबारा जाते हो तो फिर उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। मतलब इनिशियली या तो फर्स्ट इंप्रेशन में ठीक, मतलब फर्स्ट टाइम में ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होता है। क्योंकि देखो ये तो नहीं कह सकते कि 100% कोई भी एकदम वन टाइम में सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, बट हो सकता है कुछ रह भी जाए। बाकी जो सर्विस कॉस्ट है वो मतलब क्या रहता है आपका? एक एवरेज बता दीजिए, फिर एक हाईएस्ट और लोवेस्ट की भी बात कर लेंगे। कॉस्टिंग इसके अराउंड, मतलब अल्टरनेट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एवरी 10,000, जैसे पहले 10,000 की मान लो 8,000 के आसपास आई है, जनरली मेरी 8 के आसपास आती है। तो नेक्स्ट वाली 8,000 रुपये, 8,000 रुपये के आसपास आ जाती है। तो नेक्स्ट वाली है उसकी शायद थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपका कुछ चीज़ें आपकी एवरी 10,000 में चेंज होती हैं और कुछ होता है एवरी 20,000 के बाद में। तो मतलब वो 8 से कुछ कम भी हो जाती है, कुछ ज़्यादा से कम भी। और अगर आपका कुछ इशू है, लेट से वियर एंड टियर की वजह से आपको कुछ चेंज करना है, जैसे जंपिंग रॉड एक बार बदली गई है, या फिर रिसेंटली इसमें करंट लीकेज का इशू आ गया था,
तो ड्राइवर साइड का जो असेंबली है जिसे पावर विंडोज कंट्रोल करते हैं ये चेंज करी थी। तो उस टाइम पे 10-12 तक आ जाती है, उसके अलावा जनरली 8 के आसपास रही है जहाँ तक, जिसमें कि सब कुछ मतलब जो कहते हैं इवन इनफैक्ट व्हील अलाइनमेंट तक तो मैं सब उन्हीं से करवाता हूँ। जनरली होता है क्या है कि लोग व्हील अलाइनमेंट और सब चीज़ें बाहर से करवा लेते हैं फाइनली, लेकिन मैं सब कुछ वहीं से करवाता हूँ। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी टाइम जो रिक्वायरमेंट वो बोल देते हैं तो सब मैं वहीं से ही मतलब करवा लेता हूँ मैं। और आजकल की गाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर आप सर्विसिंग टाइम पे करवा रहे हैं तो आपको, मेरे को लगता है आपको कोई दिक्कत आती होगी। 13 सर्विस हो चुकी है, तो अभी आप इसको कितना टाइम और मतलब सोच रहे हो कि रखूंगा मैं इस गाड़ी को? कब नेक्स्ट गाड़ी कब चेंज करने की? इसका तो एक्चुअल में अब एनसीआर में है कि 10 साल से ज़्यादा आप चला नहीं सकते हो, तो डिपेंडेंसी उस पर है। अगर यहाँ 15 साल हो जाए तो फिर तो मैं इसी को रखूँगा और भी टाइम तक, लेकिन 10 की वजह से शायद हो सकता है कि 1-2 साल पहले आपको अर्ली नेक्स्ट 6 मंथ्स या उसमें मैं दोबारा नई गाड़ी देखना शुरू करूँ। सर तो ये बताइए आप मेरे को कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं, मतलब प्लान करोगे अभी या 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब भी होगा, तो आज 2022 चल रहा है, 2022 के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे, कौन सी कंपनी आप चूज करोगे? पहली प्रेफरेंस तो हुंडई रहेगी। हुंडई में जैसे अभी वेन्यू है, वेन्यू काफ़ी अच्छी है, या तो मैं क्रेटा रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन अब ये इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो वेन्यू ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो टाटा आजकल काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है डिज़ाइन वाइज, और आपका कंफर्ट और चीज़ें भी हैं, शेप साइज़ तो काफ़ी अच्छी हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, और तीसरा हो सकता है टोयोटा, लेकिन टोयोटा की सेगमेंट में भी कोई गाड़ी है नहीं। ठीक है जी। और ये तो चलो ऑप्शन रह गया गाड़ियों का, कोई फ्यूचर के प्लान है, बट अभी अगर इस करंट गाड़ी की बात की जाए तो अगर मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं या वियर एंड टियर में अगर बात करें, टायर्स का बता दीजिए कि मतलब टायर्स के कितने पेयर चेंज हो चुके हैं? टायर इसके एक ही बार चेंज कराया मैंने, 4 का सेट। मतलब 1,30,000 में सिर्फ एक ही पेयर चेंज हुआ अब तक? एक ही बार मैंने चेंज कराया, तो कंपनी फिटेड आए थे तो करीब 94,000 चले थे वो, और इनफैक्ट उनकी कंडीशन ठीक थी उस टाइम पे, लेकिन सिर्फ पंचर का इशू था कि कभी कभार हो गया तो इसीलिए फिर मैंने वो, नहीं तो 5,000 वो आराम, मतलब 1 लाख बड़े आराम से निकाल सकते थे। कौन सी कंपनी के टायर थे वो? तो कमो थे वो, कंपनी फिटेड आए थे इसके साथ में, तो काफ़ी अच्छे लगे थे मेरे को। इनफैक्ट उसका स्पेयर जो टायर था कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया वो, तो वैसे का वैसा रहा था वो। तो मतलब वही बात है, स्पेयर टायर जब यूज़ ही नहीं हुआ तो सीधी सी बात है फिर तो वो वाला टायर फिर आपने जब नया पेयर लिए होंगे तो वो अभी भी है आपके पास या फिर नहीं? वो मैंने फिर वो वापस कर दिया था, जैसे नए गुडियर के अब इसमें, तो उन्होंने वो ले लिया था, उनकी अपनी जितनी प्राइसिंग पे था वो, और 4 का मैंने गुडियर का सेट ले लिया, नया लगवा लिया, और फाइनली एक स्टेपनी में है पुराने वाला जो है कमो का ही। अच्छा, तो कमो मतलब सच बताओ तो मैंने कभी पहले नाम भी नहीं सुना था कभी कमो के टायर का। वो तो सर से बात करते टाइम पता लगा कि कमो नाम का कोई ब्रांड, और इतने ज़्यादा ये टायर चल जाते हैं। नॉर्मली जो होता है गाड़ियों में, या देखो एसयूवी में जब बात करते हैं ना, तो ये जिस सेगमेंट की गाड़ी है लोग ड्राइव करते हैं 60-70 हज़ार तक किलोमीटर तक सुना था, लेकिन मैंने तो मतलब शायद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इतना चला हुआ। बाकी मॉडिफिकेशन कुछ करवाया गाड़ी में आप लेने के बाद? नहीं, मॉडिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, जैसी थी वैसी है, कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं करवाया। सर एक ये बताइए मेरे को, जो मतलब लॉन्गेस्ट जो ड्राइव है इस गाड़ी में आपकी वो कहाँ की रही, और मतलब कंफर्ट के बेसिस पे बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ड्राइविंग कंफर्ट की बात की जाए तो लॉन्गेस्ट मैंने 1 स्टेज पे अराउंड 350-400 के बीच में चलाई हुई है, तो ये थी अराउंड दिल्ली से लुधियाना के आसपास तक की। ठीक है जी। तो मेरे को तो काफ़ी ईज लगा, मतलब उसमें आप मतलब मेरे हिसाब से अगर आप प्लेन्स में चलाओ तो एक स्ट्रेच में आप 500 किलोमीटर तो बड़े आराम से आप चला सकते हो, मतलब बिना किसी के थकान के आपको लगेगा नहीं कि मेरे को रेस्ट लेना चाहिए। सर एक बात बताइए मेरे को कि इंश्योरेंस की क्या प्रेफरेंस रहती है, आप कहाँ से करवाते हैं, और मतलब इंश्योरेंस जब आप चूज करते हैं तो क्या मतलब थॉट प्रोसेस रहता है आपका? इंश्योरेंस शुरू में तो गाड़ी ली थी शोरूम से ही मिला था, तो 3 साल तक का इसका 0 डेप्थ लिया था मैंने, और प्रेफरेंस मतलब जैसे इनिशियली आप शोरूम से लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली देते हैं वो एक्चुअल में, अगर आप बाहर से उसी कोट लेंगे तो कम पड़ेगा, लेकिन उस टाइम आपके पास ऑप्शन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सेकंड टाइम फिर मैंने सर्च करके लिया था तो काफ़ी कम पड़ा था, तो उसके बाद से ये है कि उन्हीं से मैं रेगुलरली ले रहा हूँ, और वो जो
3-4 कंपनी से कोड भेज देते हैं जनरली वो। तो मेरे को जो ठीक लगता है अपने हिसाब से, उसमें वो ऑप्शन भी दे देते हैं, इसमें एडिड बेनिफिट है, इसमें नहीं है, तो उस हिसाब से मैं चूज बट कर ये लेता हूँ। ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू हो रहा है? हाँ, ये ऑफलाइन एजेंट के थ्रू है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब कोई कंपनी प्रेफर नहीं करते, आप प्रेफर करते हो कि जहाँ आपको बेस्ट वैल्यू मिल हाँ, गई जहाँ बेस्ट वैल्यू मिल गई। अब लास्ट टाइम जैसे, लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कराया था, टोटली ऑनलाइन, मतलब HDFC अर्गो का ऑनलाइन वाला ऑप्शन था, तो वो कराया था मैंने लास्ट टाइम। तो ये पॉलिसी बाजार से लिया था या HDFC की वेबसाइट से लिया था? HDFC की वेबसाइट से लिया था ऑनलाइन। चलो, और बाकी एक्सीडेंटल तो कुछ हिस्ट्री है नहीं, तो क्लेम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी? कोई हिस्ट्री नहीं है इसकी अभी तक। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट वाली फुटेज में बारिश के कारण थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो भैया लाइक कर देना, और ऐसे ऐसे वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना आपकी कौन सी गाड़ी का ओनर एक्सपीरियंस देखना चाहते हो इस चैनल पे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।